हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टेप टू सक्सेस चैनल में डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 1 से 5 मई का करंट अफेयर जो पहले का छूट गया था, और मैंने कल वीडियो में बताया था आपको कि जो छूट गया है उसको कंप्लीट करवा देंगे। तो आज के में 1 से 5 का करंट अफेयर्स दे रहे हैं। बाकी आज 7 मई का करंट अफेयर नहीं दिया है बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं। तो 7 और 8 मई का हम आपको एक सिंगल पीडीएफ में प्रोवाइड करेंगे, वो कल अपडेट हो जाएगा। आज के में 1 से 5 तक के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो ये आपका पीछे का सारा पूरा हो जाएगा मई महीने का। अब अप्रैल का केवल रह जाएगा, तो वो हम आपको अगले 1-2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, नासा के वैज्ञानिकों ने सिमुलेटेड चंद्र मिट्टी, सिमुलेटेड मून सॉइल, ठीक है, से सफलतापूर्वक किस गैस का निष्कासन किया है। इन्होंने जो सिमुलेटेड मून सॉइल है उससे एक गैस एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है, उस गैस का आपको नाम बताना है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। ये ऑक्सीजन गैस इन्होंने क्या है इससे एक्सट्रैक्टेड की है। जो सिमुलेटेड मून सॉइल थी उससे ऑक्सीजन गैस इन्होंने एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है, ये जो है ह्यूस्टन में जो इनका नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है, इसमें नासा के वैज्ञानिकों ने एक निर्वात वातावरण में, वैक्यूम एनवायरनमेंट में कृत्रिम या सिमुलेटेड मून सॉइल से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट की है। ठीक है, इससे ऑक्सीजन निकालने से क्या होगा कि अगर आप जो चंद्रमा पे मैंड मिशन आप भेजते हैं तो वहां उनकी ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो वहीं के वहीं की जा सकती है। वहीं की मिट्टी से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करके वहां उनकी पूर्ति की जा सकती है। तो ये जो चंद्रमा पर मनुष्यों के जो मिशंस हैं वो दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा जो निकाली गई ऑक्सीजन है वो परिवहन के लिए प्रणोदक का के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अभी जो फ्यूल का प्रॉब्लम है वो बड़ा प्रॉब्लम होता है इन सब मिशंस में। ठीक है, और इन मिशंस में जो व्हीकल यूज होते हैं उनको दोनों साइड के लिए क्या है, फ्यूल की जरूरत होती है। ठीक है, तो वैसे में अगर ऑक्सीजन वही मून से आपको मिल सकती है तो उसकी आवश्यकता भी थोड़ी सी घट सकती है। ठीक है, जिससे और एडवांस लेवल के ये लोग मिशंस भेज सकते हैं। और बाकी जो चंद्रमा पर मानव बसावट की इनका जो एक महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी कहीं हद तक ये सफलता प्रदान करने में क्या है, सहायक हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चित फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2023 किसके द्वारा जारी की गई है। एक रिपोर्ट जारी की गई है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023। इसमें आपको बताना है कि ये किसके द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन है विश्व बैंक, मूडीज, विश्व आर्थिक मंच और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये अगले 5 वर्षों के बेसिस पे ये जारी की गई, अगले 5 वर्षों के डेटा के बेसिस पे क्या है ये जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2027 तक 83 मिलियन, ठीक है, 83 मिलियन नौकरियां, जो अभी टोटल ज्ञात नौकरियां हैं उसका लगभग 1/4 नौकरियां जो है वो क्या है, खत्म हो जाएंगी। वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो आती जा रही है उसकी वजह से ये क्या है, नौकरियां जो है समाप्त हो जाएंगी। ये जो सर्वे किया है इन्होंने 45 देशों की 803 कंपनियों पर किए गए सर्वेक्षण पे आधार पर है। इन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों में क्या है नौकरियां बढ़ेगी। उसमें क्या है, सबसे तेजी से बढ़ने वाली नौकरियां जो हैं एआई और मशीन लर्निंग विशेषज्ञों, उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञों, बिजनेस इंटेलिजेंस विश्लेषकों और सूचना सुरक्षा विशेषज्ञों को, जो डेटा सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हैं, उनकी जॉब्स क्या है, बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है, शिक्षा, कृषि और डिजिटल वाणिज्य, ठीक है, डिजिटल कॉमर्स जो है उस क्षेत्र में भी नौकरियों की वृद्धि होगी। जबकि बैंक टेलर, कैशियर और डेटा एंट्री क्लर्कों की नौकरियों में सबसे तेजी से गिरावट आने की उम्मीद है। इन्होंने ये आंकड़े दिए हैं। ये पूरे विश्व के बेसिस पे रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि विश्व में ज्ञात नौकरियों की लगभग 1/4 नौकरियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक, तो इस वजह से इन्होंने रिपोर्ट में ये भी सजेस्ट किया है कि देश जो है वो इस सब चीजों को समझें और अपने यहाँ क्या करें, नौकरियों का क्या करें, डाइवर्सिफिकेशन करें। जहां जहां पर नौकरियों की संभावनाएं बढ़ाई जा सकती हैं वहां उनको बढ़ाने के लिए देश की सरकारें जो है वो अपने अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर दें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 अप्रैल को मुंबई में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक हैं। एक पुस्तक आई है रिफ्लेक्शंस, जिसका विमोचन जो है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया है। आपको नाम बताना है कौन है। ऑप्शन ए है शशिकांत दास, ऑप्शन बी नारायणन वाघोल, ऑप्शन सी एस जयशंकर और ऑप्शन डी डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, नारायण वाघोल। ये नारायण वाघोल जी जो है वो एक बैंकर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग क्षेत्र से रहे हैं। ठीक, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है जिसका विमोचन ये माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा किया गया है। ठीक है, ये वो पुस्तक जो है वो भारत के वित्तीय परिदृश्य का ज्वलंत विवरण
प्रस्तुत करती है। ठीक है, बाकी जब इस तरह पुस्तक का विमोचन हुआ है तो वित्त मंत्री द्वारा कहा गया है कि ये पुस्तक जो है वो महिला सशक्तिकरण पर बागुल के विचारों और दृष्टिकोणों पर प्रकाश डाला, जो भारत के लिए प्रासंगिक और मूल्यवान बना रहेगा, क्योंकि अधिक महिलाएं वित्तीय सेवाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। आने वाले समय में जो है वो अधिक महिलाएं क्या है, वित्तीय सेवाओं में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीएम मोदी ने 30 अप्रैल 2023 को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात, काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है, काफी फेमस रहा है मन की बात कार्यक्रम, जो इसका 100वें एपिसोड को क्या है संबोधित किया है। ठीक है, 100th एपिसोड इसका कंप्लीट हो गया है। यह कार्यक्रम कब से आयोजित किया जा रहा है, आपको बताना है कि ये कार्यक्रम स्टार्ट कब किया गया था। ऑप्शन है आपके पास अक्टूबर 2014, अक्टूबर 2015, अक्टूबर 2016 और अक्टूबर 2017। ये इसका जो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये 2017 होना चाहिए। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, अक्टूबर 2014। ये मन की बात जो कार्यक्रम का स्टार्ट किया गया था ये अक्टूबर 2014 में किया गया था और ये तब से ही क्या है लगातार ये चल रहा है। ठीक है, ये क्या है महिलाओं, युवाओं और किसानों जैसे कई सामाजिक समूहों को संबोधित करते हुए यह कार्यक्रम सरकार के नागरिक पहुंच कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो एपिसोड हुआ है ये 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा मन की बात फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तू, फारसी, दारी और स्वाहिली सहित 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। और सरकार ने 100वें एपिसोड के प्रसारण के उपलक्ष्य में ₹100 का एक स्मारक सिक्का भी जारी किया है। 100 रुपए का एक इन्होंने स्मारक सिक्का या टोकन कॉइन जो है इन्होंने जारी किया हुआ है। ठीक, तो ये मन की बात कार्यक्रम यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होगा वो ये होगा कि ये कब से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और ये 100 रुपए का सिक्का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो यही है कि कब से ये स्टार्ट किया गया है और इसका जो 100वां एपिसोड है वो कब पे प्रसारित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निदमन 23 अभ्यास का आयोजन निम्न में कहाँ किया गया है। अग्निदमन अभ्यास एक किया गया है, आपको बताना है कहाँ किया गया है। मुंबई, कलकत्ता, पूना और लखनऊ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, पूना। ये अग्निदमन कार्यक्रम जो है 23 वर्ष 2023 के लिए लिखा गया है, पूना में आयोजित किया गया है। ये पूना में जो 29 फील्ड गोला बारूद डिपो देहू रोड है वहां पर ये आयोजित किया गया। इसमें जो लोग शामिल हुए हैं वे हैं पुणे नगर निगम, भवानीपेट के अग्निशमन विभाग, राष्ट्रीय आपदा राहत बल एनडीआरएफ, राज्य आपदा राहत बल एसडीआरएफ, पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम के अग्निशमन विभाग आदि ने इस अभ्यास में भाग लिया। कई सारे लोगों ने इसमें क्या है पार्टिसिपेट किया है। यह अभ्यास पुणे में सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों के पास उपलब्ध सभी अग्निशमन संस्थानों के समन्वय के साथ आयोजित किया गया। इसका मूल उद्देश्य जो रहा है कि अगर आगजनी जैसी कोई घटना जो है वो नगर क्षेत्र में होती है तो किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट क्या किया जाए, कन्वीन किया जाए, जिससे क्या हो लोग ये जान माल की जो हानि है उसको कम से कम और बहुत कम समय में क्या है सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये आयोजन किया है। ठीक, ये सभी प्रकार की आग से जुड़े अभ्यासों और प्रक्रियाओं का पूर्वाभ्यास और समन्वय किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अग्नि दमन 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछले 110 सालों में पहली बार हरियाणा में बाघ देखा गया है। हरियाणा में अभी बाघ देखा गया है, लास्ट बार 110 साल पहले हरियाणा में बाघ देखा गया था। तो बताने आपको यह बाघ हरियाणा में कहाँ देखा गया है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और करनाल। तो अब अभी जो रिसेंटली बाघ हरियाणा में देखा गया है वो हरियाणा के यमुनानगर में देखा गया है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, यमुनानगर में ये बाघ देखा गया है। ठीक है, यमुनानगर में एक पार्क है कालेश्वर नेशनल पार्क, उस नेशनल पार्क में ये बाघ देखा गया है। हरियाणा में जो बाघ है वो अंतिम बार क्या है अविभाजित हरियाणा में वर्ष 1913 में, अविभाजित हरियाणा जो है वो पंजाब का भाग था तो पंजाब में ही 1913 में देखा गया था। बाकी उसके बाद अब 110 साल बाद ये कालेश्वर नेशनल पार्क में देखा गया है। ये कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं क्या है। ये वर्ष 2003 में स्थापित हुआ, हरियाणा की यमुनानगर जिले में स्थित है। और ये जो उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश के सिंबल 12 राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड के राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम, इसी उद्यान में एक कालेश्वर महादेव मंदिर है, उस मंदिर के नाम पर इसका नाम कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और उद्यान में मुख्य रूप से तेंदुए, पैंथर, हाथी और लाल जंगली मुर्गा आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हरियाणा में बाघ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर का पहला सफल परीक्षण किया है। इस कंटेनर का नाम है, ऑप्शन है आपके पास ADC 220, ADC 150, ADC 250 और ADC 210। तो इसका जो सही जवाब है वो ADC 150 है, ठीक है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150। इस कंटेनर को क्या है, लॉन्च किया गया है। इसकी लॉन्चिंग जो हुई है वो गोवा के तट से IL-38 HD विमान से इस SDC 150 का सफल परीक्षण किया गया है। ये पहला सफल परीक्षण है, ठीक है। इसका जो है ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और विकसित है, जिसकी पेलोड क्षमता कितनी है, 150 किलोग्राम, मतलब इसके साथ 150 किलोग्राम का सामान भेजा जा सकता है। और इसी 150 किलोग्राम इसकी लिमिट के बेसिस पे इसका नाम जो है वो 150 रखा गया है। इससे क्या होगा, ये नौसेना को जो है परिचालन में रसद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परीक्षण आयोजित किया गया था। अभी तक क्या होता है कि रसद समाप्ति की स्थिति में क्या है, जहाज को क्या है बंदरगाह तक आना होता है, परंतु अगर इस तरह के कंटेनर डेवलप कर लिए गए हैं तो सीधा क्या है वायु मार्ग के माध्यम से सामग्री को क्या है जहाज के आसपास गिराया जा सकता है। जहाज जहां पर उपस्थित है वहीं पर ये क्या है गिराया जा सकता है, ठीक है। तो उस क्षमता को ये बढ़ाने में क्या है इसकी हेल्प करेगा नौसेना की। इसके अलावा इससे पुर्जे वगैरह हैं उनको भी क्या है सेना को प्रोवाइड किया जा सकता है और जहाजों को तट के करीब आने की आवश्यकता को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया SDC 150 बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF शॉटगन विश्व कप चैंपियनशिप, जिसमें भारतीय जोड़ी मेराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है, का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना है ये ISSF शॉटगन विश्व चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे आयोजन हुआ है। इसका ऑप्शन है अबू धाबी, ऑप्शन बी काहिरा, दुबई और कुवैत। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है काहिरा। इस जो प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो काहिरा में किया गया है और भारत की जो जोड़ी है वो उसने क्या है स्वर्ण पदक जीता है। ये पहला भारत का स्वर्ण पदक है। ये मिस्र के काहिरा में आयोजित हुआ और मिश्रित स्पर्धा में फाइनल में भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने मैक्सिको के लुइस राउल गेलार्डो ओलिवरोस और गैब्रिएला रॉड्रिग्स को 6-0 से हराकर ये पदक जीता गया है, ठीक है। ये मैक्सिको के लोगों को इन्होंने हरा के जीता हुआ है और ये भारत का पहली बार इस प्रतियोगिता में क्या है स्वर्ण आया है। इसके अलावा जो गनीमत शेखों हैं इनके लिए मिश्रित टीम स्पर्धा में ये दूसरा स्वर्ण पदक था, साथ ही चौथा वरिष्ठ विश्व कप पदक था, ठीक। तो ये शॉटगन विश्व कप चैंपियनशिप के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में फैसला सुनाया कि वह विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में विशेष शक्तियों का उपयोग करके तलाक दे सकता है। यह शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है। ऑप्शन है आपके पास 141, 142, 143 और 144। तो इसका जो सही जवाब है वो अनुच्छेद 142 है। 142 अनुच्छेद के अधीन संविधान ने शक्तियां प्रयोग करते हुए ये अपना डिसीजन दिया हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह कुछ शर्तों के तहत हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अनिवार्य 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि को क्या है माफ कर सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसमें 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि है, जिसके बाद ही तलाक का मामला क्या है फाइनल किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि कुछ शर्तों के अधीन वह इस 6 महीने की अवधि को क्या है माफ कर सकता है। कोर्ट आपसी सहमति से तलाक के इच्छुक दंपति को फैमिली कोर्ट भेजे बिना भी अलग रहने की इजाजत दे सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और अनुच्छेद 142 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 142 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और डिक्री पारित करने का अधिकार देता है, जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसके अलावा अनुच्छेद 142(1) में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री या दिया गया आदेश जो है वो पूरे भारत में निष्पादन योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिक्री या आदेश देता है वो पूरे भारत में क्या है लागू होता है, निष्पादन योग्य होता है। इसके अलावा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B है, उसमें आपसी सहमति से तलाक से संबंधित धारा 13B में जो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक लेने की बात है उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष जोड़ी सात्विक और चिराग, ये दो लोग हैं, सात्विक और चिराग ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य और डी कोई नहीं। तो इस जोड़ी ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता हुआ है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जो है वो जीता हुआ है। इस प्रतियोगिता का जो आयोजन हुआ था वो दुबई में हुआ है और चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ये रही है, ठीक है। इसके पहले भारतीय युगल मतलब मिक्स में जो है वो भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था।
उसके बाद भारतीय जोड़ी ने दुबई में फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त मलेशियाई खिलाड़ी हैं ओंग यूसिन और टियो ई को हराकर ये पदक जीता हुआ है। इसके पहले इस टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो वर्ष 1971 है, जब एक भारतीय पुरुष युगल जोड़ी दीपू घोष और रमन घोष द्वारा कांस्य पदक जीता था। और 1965 में दिनेश खन्ना ने थाईलैंड के सांगोब रत्नो सोन को हराकर लखनऊ में पुरुष एकल का स्वर्ण जीता था। इसमें मेन आपके लिए जो है वो अभी जोड़ी है वो कहाँ के ये लोग थे जिनको हराया है, मलेशिया के, और आयोजन दुबई में, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। ये काफी दिन से चर्चा में चल रहा था। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स की सीरीज में भी आया था। तो अब ये अध्यक्ष जो हैं वो नियुक्त हो गए हैं विश्व बैंक के नए। आपको नाम बताने कौन है। ऑप्शन है आपके पास शशिकांत दास, ऑप्शन बी अजय बंगा, तीसरा मासात्सुगु अस्कावा और चौथा डिल्मा रूसेफ। तो इसके जो सही जवाब है वो है अजय बंगा। अजय बंगा जी जो है वो भारतीय मूल के हैं और ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा शशिकांत दास जी जो हैं वो आरबीआई के गवर्नर हैं। उसके बाद से जो मासात्सुगु अस्कावा जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो है अध्यक्ष हैं, और डिल्मा रूसेफ जी जो हैं वो ब्रिक्स बैंक है उसके ये अध्यक्ष हैं। इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है। ब्रिक्स देशों का ये जो है वो बैंक है। ठीक है, ये अजय बंगा जी जो हैं अभी विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो बन गए हैं। इसके अलावा इसके पहले ये मास्टर कार्ड के सीईओ रह चुके हैं। इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 5 वर्ष का है और ये विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, इनको जो बैकिंग थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनको इस पद के लिए नामित किया था। ठीक है, इसके ये क्या है, इसके पहले जो विश्व बैंक के प्रमुख थे वो डेविड मालपास थे। तो डेविड मालपास की जगह ये क्या है, विश्व बैंक के अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और अच्छी बात इसमें एक ये है कि अजय बंगा जी के अगेंस्ट कोई उम्मीदवार था ही नहीं। ठीक है, तो ये निर्विरोध जो है वो निर्वाचित हुए हैं। इन अजय बंगा जी को वर्ष 2016 में भारतीय नागरिक पुरस्कार जो है वो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय ये चौथा सबसे प्रतिष्ठित भारत का नागरिक सम्मान है। ठीक है, पद्मश्री, उससे इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे भी इसमें कुछ डिटेल है। एक्चुअल में विश्व बैंक का जो चेयरमैन बनता है उसके पास और सारे भी संस्थानों की क्या है वो अध्यक्षता मिल जाती है। इसमें क्या है, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जो है वो IBRD अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल के भी अध्यक्ष हो जाते हैं। उसके अलावा विश्व बैंक के समूह के अध्यक्ष जो हैं वो IDA अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, IFC अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और MIGA बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी के निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। इसके अलावा विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जो हैं वो निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र ICSID की प्रशासनिक परिषद के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष केवल विश्व बैंक के अध्यक्ष होता है, और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं उनके भी ये अध्यक्ष हो जाते हैं। तो ये एक जो है वो महत्वपूर्ण पद है और ये भारतीय मूल के हैं, तो भारत के लिए ये विशेष उत्साहित करने वाली बात है। इसके अलावा जो ये हैं यूजीन मेयर, ये विश्व बैंक समूह के पहले अध्यक्ष है। जो वर्ल्ड बैंक जो समूह है उसके पहले अध्यक्ष जो थे वो यूजीन मेयर थे। चूंकि अजय बंगा जी जो है वो भारत से रिलेटेड है, इस वजह से करंट के लिए मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा निर्मित PSLV के कक्षीय प्रयोग मॉड्यूलर ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल POEM PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 2 को किस विमान द्वारा सफलतापूर्वक ले जाया गया है। ऑप्शन है आपके पास PSLV C-55, C-56, C-57 और C-58। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, PSLV C-55 द्वारा ये ऑर्बिटल मॉड्यूल को क्या है प्रयोग के लिए सफलतापूर्वक ले जाया गया है। ये क्या है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के माध्यम से एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन है, जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में सिंगापुर के टीलियोस 2 और सह यात्री उपग्रह के रूप में ल्यूमलाइट 4 है। इसके 2 उपग्रह हैं, दोनों ये सिंगापुर के हैं, जिसमें मेन जो है वो टीलियोस 2 है और सह यात्री के रूप में ल्यूमलाइट 4 है। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं ये सारी। ठीक है, और ये वाणिज्यिक मिशन है। ठीक है, और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है NSIL जो है ये इसरो की वाणिज्यिक संस्था है। इसरो जो भी अन्य देशों के मिशंस भेजता है वो इसी के थ्रू NSIL के थ्रू इनका एग्रीमेंट होता है। ये टीलियस 2 का उपयोग जो है वो सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। ये टीलियस 2 जो है वो सभी मौसम में दिन रात कवरेज प्रदान करने में सक्षम होता है। अच्छा, इस तरह के जो वाणिज्यिक मिशन है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही होते हैं कि किस देश के थे
उपग्रह कितने थे टोटल, नाम क्या क्या था, ठीक है, और कहां से इनकी लॉन्चिंग की है, किस विमान द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यही सारा इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। तो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो एटलीस्ट इतनी डिटेल्स आप लोग जरूर पढ़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम, नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बन गई है? आपको उस टीम का नाम बताना है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी न्यूजीलैंड और डी इंग्लैंड। तो सही जवाब है वो है भारत। ये जो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम का खिताब जो है वो भारत को मिल गया है। ये 2 मई को आईसीसी ने जो अपनी आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है उसके में भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर 1 टीम बन गई है। इस समय भारत के पास कितने हैं? 121 अंक हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पास 116 अंक है। बाकी ये लिस्ट है, इसमें 5 शीर्ष टीमों के नाम लिखे हैं, जिसमें पहले पे भारत, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पे इंग्लैंड, चौथे पे दक्षिण अफ्रीका और 5वें पे न्यूजीलैंड। ये विश्व की 5 शीर्ष टेस्ट टीमें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के जहाजों ने पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, ये आसियान देशों के साथ भारत का पहला समुद्री अभ्यास हो रहा है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास, आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपको उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और सिंगापुर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ये सिंगापुर में ये एक्सरसाइज आयोजित की जा रही है। पहली बार ये इस तरह की एक्सरसाइज हो रही है जिसमें भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज जो है वो सतपुड़ा और दिल्ली ने सिंगापुर में 2 मई से 8 मई तक पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास में भाग ले रहा है। अभ्यास का जो मॉड्यूल है वो 2 प्रकार का है। इसमें एक बंदरगाह चरण है और दूसरा डीप सी वाला जो है स्टेप है। इसमें बंदरगाह चरण जो है वो 2 से 4 मई तक चांगी नौसेना बेस में और सागर चरण 7 से 8 मई तक दक्षिणी चीन सागर में किया जाएगा। बाकी ये आईएनएस दिल्ली जो है वो भारत का पहला स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, डिस्ट्रॉयर है, और आईएनएस सतपुड़ा जो है वो एक स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है। ठीक है, ये दोनों जो है वो विशाखापत्तनम से ऑपरेट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए है 3 मई, ऑप्शन बी 4 मई, ऑप्शन बी 5 मई और 6 मई। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है 3 मई। ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो 3 मई को मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, ये इस बार की जो थीम थी वो थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। ठीक, ये इसका थीम था। ये जो है वो प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है वो दिसंबर 1993 में इसकी घोषणा की थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसकी घोषणा की थी और वर्ष 1993 से ये लगातार मनाया जा रहा है। बाकी ये जो हुआ है इसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 2021 में 142 थी और भारत इसमें 8 पायदान नीचे खिसक के वर्ष 2022 में 150वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, भारत की रैंकिंग जो है इसमें घट गई है। बाकी एक इसमें सरप्राइजिंग चीज ये है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं जहां पर अत्यधिक अस्थिरता है वहां पर किसी तरह के राइट्स आपको नहीं दिखाएंगे उसमें भी, लेकिन ये क्या है, उन देशों को जो है प्रेस फ्रीडम में भारत से ऊपर दिखाया गया है और इन्हीं सब बातों की वजह से भारत जो है इस तरह की रैंकिंग प्रणाली पर हमेशा अपना संदेह जाहिर करता रहा है। इसी का एक उदाहरण है, अभी कुछ दिन पहले यूएस का एक बैंक जो है वो बंद हो गया है, वो बैंक जो है बैंकरप्ट हो गया, बैंक ही बैंकरप्ट हो गया है। तो उस बैंक को, वहां एक संस्था है बैंकों की जो रैंकिंग देती है, उसने 3 से 4 दिन पहले ही उसको काफी अच्छी ए रेटिंग शायद उन्होंने दी हुई थी और 4 दिन बाद ही वो बैंक जो है वो क्या है, कोलैप्स कर गया। तो इस तरह से इस प्रकार की रैंकिंग प्रणाली को भारत हमेशा संदेह से देखता है। बट चूंकि ये रैंकिंग आई है और इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं तो फैक्ट यही है कि भारत का स्थान जो है वो 150 स्थान पर है। बाकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में शीर्ष जो 5 देश हैं उसमें पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरा जो है वो स्वीडन, चौथा एस्टोनिया और 5वां जो है फिनलैंड है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा विवाद से विश्वास, ठीक है, फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट टू ट्रस्ट एमएसएमई को राहत योजना की शुरुआत की गई है? आपको मंत्रालय का नाम बताना है। ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन बनाया इसलिए है बिकॉज ये एमएसएमई के लिए स्कीम है, तो सबको कंफ्यूजन होगा कि ये एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से होगी, बट इसका जो सही जवाब है वो है वित्त मंत्रालय। ये विवाद से विश्वास एमएसएमई को राहत योजना जो है
वो वित्त मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की गई है। ये बजट में इस योजना की जो वर्ष 2023 का बजट आया हुआ है, इस बजट में ही इसकी घोषणा की गई थी। एक्चुअल में बहुत सारी एमएसएमईज जो हैं उनके जो टारगेट्स थे वो क्या है, कोविड की वजह से वो लोग पूरे नहीं कर पाए, तो उसी को राहत देते हुए ये वित्त मंत्रालय द्वारा योजना लागू की गई है। योजना के तहत विभिन्न मंत्रालय प्रदर्शन सुरक्षा, बोली सुरक्षा और कोविड-19 महामारी के दौरान जब्त कटौती किए गए नुकसान को वापस कर देगा। इस तरह की कोई भी कटौती है या जब्ती है मंत्रालय द्वारा एमएसएमईज के अगेंस्ट, तो उनको क्या है, ये लोग वापस कर देंगे। योजना के तहत वित्त मंत्रालय पात्र एमएसएमईज को अतिरिक्त लाभ भी कुछ दे सकता है। ठीक है, वो डिटेल है, बट उस डिटेल की मुझे आवश्यकता नहीं लगी क्वेश्चन में। ठीक, बाकी इस आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है जीएम डिंग लेरेन। जीएम फॉर है ग्रैंड मास्टर। ठीक है, चेस के जो शीर्ष खिलाड़ी होते हैं, ग्रैंड मास्टर्स का जो टाइटल होल्ड करते हैं, तो वो जीएम लिखते हैं साथ में। ग्रैंड मास्टर डिंग लेरेन, ठीक है, जिन्होंने 2023 में फिडे विश्व चेस चैंपियनशिप जीतकर विश्व चैंपियन का खिताब जीता है, किस देश से संबंधित है आपको बताना है। ये डिंग लेरेन जो है ये किस देश से संबंधित है, ये विश्व चैंपियन है अभी चेस में। ठीक है, इसके पहले मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियंस थे, बट उनको पीछे हटा के डिंग लेरेन जो है वो विश्व चैंपियनशिप जीत गए हैं। इनका नाम आपको ये बताना है किस देश से ये हैं। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। ये डिंग लेरेन जो है वो चीन से जो है आते हैं, चीन से संबंधित हैं, और ये चीन के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जो ये विश्व विजेता हुए हैं। इन्होंने रूस के जो ग्रैंड मास्टर हैं इयान नेपोमनियाचची, ठीक है, इनको हराकर ये खिताब जीता हुआ है। बाकी इसके पहले विश्व चैंपियंस का जो टाइटल था वो मैग्नस कार्लसन के था, अब उनकी जगह पर ये है। ये 2013 के बाद पहली बार है कि मैग्नस कार्लसन की जगह पे कोई दूसरा नया चैंपियन आया हुआ है। ये 17वें विश्व चैंपियन है डिंग लेरेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज बहुत वर्षों बाद ये पोजीशन जो है वो चेंज हुई है। ठीक, तो क्वेश्चंस इतने ही हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है हर बार की तरह, वो भी देख लेते हैं। पहला है LIC के नए अध्यक्ष, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। उसके अलावा एक पुस्तक है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक, इसकी रचना जो है वो श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय बेरावल, ठीक है, इन्होंने इस विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। इस पुस्तक का विमोचन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह के दौरान विमोचन किया गया है। ये पुस्तक जो है वो रामेश्वरम और सोमनाथ के दो पवित्र स्थानों के शुभ संगम की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, ये इसकी चर्चा करती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट जो हमारे पास है वो एक और नई नियुक्ति है, इसमें है परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के नए चेयरमैन अजीत कुमार मोहंती बन गए हैं। ये जो चेयरमैन बने हैं ये इसके पहले भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं, ये ऑलरेडी इसके बार्क के निदेशक हैं। इसके साथ ही ये परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी नियुक्त क्या है किए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट है पराग्वे के नए राष्ट्रपति ये हैं सैंटियागो पेना, ये कंजर्वेटिव कोलोराडो पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जो है अभी हुई है, इसके विजेता जो हैं वो सर्जिया पेरेज हैं, ये रेड बुल की तरफ से क्या है खेलते हैं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स में जो 5 दिन का करंट था उसमें इतना ही था। ठीक है, बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, कंटेंट कैसा लगा, वो आप हमें प्लीज लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी इनकी फ्री PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कल वाले वीडियो में हम आपको 7 और 8 2 दिन का करंट अफेयर्स एक साथ डिस्कस कर देंगे, तो ये मई का करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे आपको टाइम टू टाइम हम